हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज के वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूं आपको चैप्टर 1, पर ये डिटेल्ड वीडियो नहीं होगी क्योंकि इस चैप्टर को डिटेल में मैं पहले पढ़ा चुका हूं और इसकी वीडियोस प्लेलिस्ट में हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ये चैप्टर बिल्कुल समरी में, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या होगा, वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। तो पहला क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस इन ह्यूमन फंक्शनिंग। मतलब कि इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है कि सभी इंसान या पर्सन क्या है एक दूसरे से अलग हैं, और वो किस बिहाफ पे अलग हो सकते हैं एक दूसरे से। या तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होगी, या उनका बिहेवियर पैटर्न अलग होगा, या उनकी ट्रेड्स अलग होगी, या उनके व्यूज़ अलग होंगे। ऐसे ही है सिचुएशनिज़म। इसका मतलब क्या होता है कि हर इंसान क्या करता है, हर एक सिचुएशन में अलग बिहेव करता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर बच्चे क्या हैं पढ़ रहे हैं, अगर टीचर है क्लासरूम में तो वो अलग बिहेव करेंगे, अगर टीचर नहीं है तो क्लास में वो अलग बिहेव करेंगे। मतलब अगर टीचर नहीं है तो बच्चे क्या कर सकते हैं, शोर कर सकते हैं, ठीक है। तो हर सिचुएशन में क्या बच्चे या पर्सन क्या करते हैं, अलग बिहेव करते हैं। उसे क्या बोलते हैं, सिचुएशनिज्म बोला जाता है। अब देखिए असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है, आप इसको गुण बोल सकते हैं। एट्रीब्यूट्स को क्या बोल सकते हैं, गुण बोल सकते हैं। असेसमेंट इज द मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर। इट कैन बी फॉर्मल, ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक और इनफॉर्मल। मतलब ये असेसमेंट किस टाइप का हो सकता है, फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। फॉर्मल का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव है वो, और इनफॉर्मल का मतलब क्या है, वो सब्जेक्टिव है। मतलब उसमें सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी चीज़ के लिए, असेसमेंट करने के लिए या इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। अब देखिए की डोमेन्स ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या है। पहला है इंटेलिजेंस, ठीक है। दूसरा क्या है, एप्टीट्यूड। तो इंटेलिजेंस क्या होता है, द ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, थिंक रेशनली एंड यूज रिसोर्सेज इफेक्टिवली, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं, सभी की सोचने की क्षमता क्या है या अंडरस्टैंड करने की क्षमता क्या है, अलग अलग है। या कोई क्या करता है, रेशनली सोचता है, कोई नहीं सोचता है, या कोई रिसोर्सों का क्या इफेक्टिवली यूज़ कर पाता है। रेशनली का मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, लॉजिकली सोच रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, वो कैसे सोच रहे हैं, लॉजिकल सोच रहे हैं। तो इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, जब हम क्या कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए या लॉजिकली सोच पाए, या जो हमें रिसोर्स मिले हुए हैं उनका इफेक्टिवली यूज़ कर पाएँ, ठीक है। ऐसे ही एप्टीट्यूड है। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, ए पर्सन अंडरलाइन पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग ए स्पेसिफिक स्किल सच एज म्यूजिक और मैकेनिक्स इफ गिवन द राइट ट्रेनिंग। मतलब एप्टीट्यूड का मतलब क्या है कि अगर वो क्या कर सके, एक्वायर कर सके स्पेसिफिक स्किल्स को, ठीक है। अपने पोटेंशियल के द्वारा क्या कर पा रहा है, वो एक्वायर कर पा रहा है स्पेसिफिक स्किल को, सच एज क्या, म्यूज़िक फील्ड में, या मैकेनिक हो सकता है, या वो कुछ भी हो सकता है, या डांसर हो सकता है, ठीक है। वो अपने एट्रीब्यूट्स की सहायता से क्या करता है, अपना एप्टीट्यूड डेवलप करता है, ठीक है। अब अगला देखिए क्या है, इसमें इंटरेस्ट है, फिर है पर्सनैलिटी, फिर है वैल्यूज़। इंटरेस्ट का मतलब आप सभी को पता होगा कि क्या होता है, ए पर्सन प्रेफरेंस फॉर एंगेजिंग इन स्पेसिफिक एक्टिविटी कंपेयर्ड टू अदर्स। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ में जो दूसरों से क्या अलग है, और वो किस बिहाफ पे करेंगे हम। अगर हमारा इंटरेस्ट क्या है, क्रिकेट में है, तो हम क्या करना पसंद करेंगे, क्रिकेट खेलना पसंद करेंगे। ऐसे ही किसी का इंटरेस्ट किस चीज़ में होता है, स्टडी में होता है, ठीक है। ऐसा ही है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी किस चीज़ से मिलकर बनती है, कैरेक्टरिस्टिक्स को बोल सकते हैं आप, क्या कि सभी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक दूसरे से अलग होती है, और वो उस कैरेक्टरिस्टिक में भिन्न भिन्न चीज़ें आ सकती हैं। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स मिलकर क्या बनाती हैं, किसी पर्सन की पर्सनैलिटी को बनाती हैं, जो कि हर एक पर्सन की क्या होती है, अलग अलग होती है। ऐसे ही वैल्यूज़ क्या होती हैं, बिलीव्स होते हैं अबाउट एन आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर, कि हम बिहेव कैसे करते हैं, या हमारे नॉर्म्स क्या हैं, क्या है हमारे नॉर्म्स क्या है। नॉर्म्स मिलकर क्या बनाते हैं, हमारी वैल्यूज़ बनाते हैं, या बिलीव्स मिलकर हमें क्या करते हैं, एक मोड ऑफ बिहेवियर बनाते हैं कि हम कैसे बिहेव करेंगे, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, वैल्यूज़ बोलते हैं, कि हम किन के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं। अब देखिए थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, इसमें क्या है, साइकोमेट्रिक अप्रोच है,
जिसमें कौन कौन से होते हैं, यूनिफैक्टर थ्योरी हो गया, टू फैक्टर थ्योरी हो गया, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ हो गया। ठीक है, अब यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दी है, अल्फ्रेड बीने ने दी है। इन्होंने क्या माना है कि एक सिंगल सेट ऑफ एबिलिटीज़ होती है क्या, सभी टास्क करने के लिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे इसने क्या बोला है, जर्नल फैक्टर भी बोला है। क्या बोला है, जर्नल फैक्टर या जी फैक्टर भी बोला है। क्या बोला है, जी फैक्टर भी बोला है। इसका मानना क्या है कि इसका अल्फ्रेड बीने का मानना क्या है कि हम कोई भी टास्क करने के लिए क्या एक ही मेंटल एबिलिटी का यूज़ करते हैं, चाहे हम पढ़ रहे हो तभी भी सेम क्या इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं, या स्पोर्ट्स खेलते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसके लिए हम सिर्फ एक जी फैक्टर का यूज़ करते हैं। ऐसी दूसरी थ्योरी कौन सी है, टू फैक्टर थ्योरी है। इसमें ये किसने दिया है, चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी है। इसने दो फैक्टर दिए हैं, कौन कौन से हैं, एक तो है जर्नल फैक्टर, ठीक है, दूसरा कौन सा है, स्पेसिफिक फैक्टर। तो जर्नल फैक्टर में क्या होता है कि जो कॉमन एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए हम कौन से फैक्टर का यूज़ करते हैं, जी फैक्टर का यूज़ करते हैं। और स्पेसिफिक फैक्टर का यूज़ हम क्या करते हैं, जो क्या होते हैं स्पेसिफिक टास्क होते हैं, जैसे कि स्विमिंग हो गया, डांसिंग हो गया, ठीक है। और डेली जो हम इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं डेली टास्क में, वो कौन सा होता है, जी फैक्टर का यूज़ करते हैं हम। अगला देखिए, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, ये किसने दी है, लुईस थ्रस्टन ने दी है। और इन्होंने कितनी दी है, 7 इंडिपेंडेंट प्राइमरी एबिलिटीज़। तो पहली कौन सी आती है, तो पहली कौन सी है, पहली है न्यूमेरिकल, ये किससे रिलेटेड है, नंबर से रिलेटेड है। दूसरी किससे, वर्बल है, ये किससे रिलेटेड है, फ्लुएंसी से रिलेटेड है। तीसरी कौन सी है, स्पैटियल, ये किससे रिलेटेड है, डायग्राम्स या पैटर्न से। और वर्ड फ्लुएंसी किससे रिलेटेड है, वर्ड से रिलेटेड है। और ये किससे रिलेटेड है, मेमोरी से रिलेटेड, मतलब कि हम कितनी जल्दी समझ सकते हैं या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन में। अगली कौन सी है, परसेप्चुअल स्पीड, हम कितनी जल्दी क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। और आखिरी कौन सी है, इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि एग्जाम्पल्स वगैरह हम कैसे समझ पा रहे हैं, या रूल्स को हम कितनी जल्दी याद कर पा रहे हैं, या एग्जाम्पल के थ्रू कैसे पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे कौन सा इसमें एक और है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, इसको हम क्या बोलते हैं, SOI मॉडल भी बोलते हैं। ये किसने दिया है, ये दिया है गिलफर्ड ने। किसने दिया है, गिलफर्ड ने। और इन्होंने 3 ट्रेट्स दिए हैं, कौन कौन से हैं, 3 डायमेंशन दिए हैं, सॉरी क्या दिए हैं, 3 डायमेंशन दिए हैं इसमें, इस थ्योरी में। पहला कौन सा है, ऑपरेशन है, दूसरा कौन सा है, कंटेंट्स है, तीसरा कौन सा है, प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो ऑपरेशंस में क्या आता है, तो ऑपरेशंस में क्या आता है, व्हाट द पर्सन डज, मतलब कि पर्सन क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस कर रहा है, स्टोर कर रहा है, कैसे उस पर रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। और कंटेंट में क्या आता है, द नेचर ऑफ द इन्फॉर्मेशन। द नेचर ऑफ द इन्फॉर्मेशन से मतलब है कि हमें वो इन्फॉर्मेशन कैसे मिली है, मतलब वो ऑडियो के थ्रू मिली है, वीडियो है, विजुअल है, कैसे है, सिम्बॉलिक है, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिली है, तो उसमें क्या आते हैं, कंटेंट। और प्रोडक्ट्स में क्या आता है, द फॉर्म इन विच इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड, मतलब वो यूनिट में है या क्लास में है, ठीक है, मतलब वो जो इन्फॉर्मेशन ली है हमने वो कैसे ली है, ओके। और इसमें इन्होंने टोटल कितने दिए हैं, 180 सेल्स बताए हैं, कितने, 180 सेल्स। और इनका मानना है कि हर एक सेल में क्या है, डिफरेंट एबिलिटीज़ है या इंटेलिजेंस रिलेटेड है। और एक में क्या होगी, एक सेल में एक से ज़्यादा ही क्या होंगे, ट्रेट्स होंगे या इंटेलिजेंस होगी, ठीक है। आगे देखिए, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। तो इसमें क्या होता है, इसमें कौन कौन सी थ्योरी आती है, मल्टीपल इंटेलिजेंस आएगी, फिर ट्रायआर्किक थ्योरी आएगी और पास मॉडल आएगा। अब पहले इसमें देखिए इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस किसने दी है, हार्वर्ड गार्डनर ने दी है। और इन्होंने कितने टाइप्स की दी हैं, 8, कितने टाइप्स की, 8 टाइप्स की इंटेलिजेंस दी है। पहली कौन सी है, लिंग्विस्टिक, ये किससे रिलेटेड होगी, लैंग्वेज से। फिर है लॉजिकल मैथमेटिकल, ये किससे रिलेटेड है, मैथ से रिलेटेड है या नंबर से रिलेटेड है। अगली कौन सी है, स्पैटियल, ये किससे रिलेटेड है,
शेप या पैटर्न से। अगली कौन सी है? म्यूजिकल। म्यूजिकल किससे रिलेटेड है? रिदम से या म्यूजिक से। अगली कौन सी है? बॉडीली काइनेस्टिक। ये किससे रिलेटेड है? हमारी बॉडी से, या हम अपने बॉडी पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या कितना क्या कंट्रोल कर पाते हैं। अगली कौन सी है? इंटरपर्सनल। ये किससे रिलेटेड होती है? दूसरों से रिलेटेड। इंटरपर्सनल खुद से रिलेटेड होती है। और नेचुरलिस्टिक ये किससे होती है? ये किससे होती है? नेचुरलिस्टिक वाली किससे रिलेटेड होती है? नेचर से रिलेटेड होती है, उन लोगों से रिलेटेड होती है जो फ्लोरा और फोना में डिफरेंस कर सकते हैं आसानी से। अगली देखिए, अगली कौन सी है? ट्रायआर्किक थ्योरी। ये किसने दी है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी है। और इन्होंने 3 टाइप की बताई हुई हैं। पहली है कंपोनेंटियल, फिर है एक्सपेरिएंटियल, फिर है कंटेक्चुअल। ठीक है, तो अब देखिए कंपोनेंटियल में क्या होता है कि हम मतलब कि किसी भी प्रॉब्लम को या इन्फॉर्मेशन को कैसे लेते हैं और उसे सोल्व कैसे करते हैं। ऐसे ही इसमें एक्सपेरिएंटियल में क्या होता है, हम कैसे पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, उसे रिकॉल करते हैं। ऐसे ही कंटेक्चुअल में क्या होता है, इसे स्ट्रीट स्मार्ट भी बोला जाता है, या जिसे हम क्या बोलते हैं, जुगाड़ू भी बोल सकते हैं। उसमें इस टाइप की इंटेलिजेंस आती है। तो ये ध्यान रखना है कि कंपोनेंटियल में क्या आता है, एनालिटिकल आता है, एक्सपेरिएंटियल में क्या आता है, क्रिएटिव आता है, और कंटेक्चुअल में क्या आता है, प्रैक्टिकल आता है। ठीक है, अगला देखिए पास मॉडल। पास मॉडल क्या होता है? फोकस इज ऑन द ब्रेन्स कोग्निटिव फंक्शन, जैसे कि प्लानिंग, अटेंशन, अराउजल एंड साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है पास मॉडल में क्या होता है, ये इसकी फुल फॉर्म दे रखी है पास मॉडल की। मतलब पी से प्लानिंग, ए से अटेंशन एंड अराउजल, एस से साइमल्टेनियस सक्सेसिव प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट हम क्या करते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन को अटेंशन के थ्रू या अराउजल के थ्रू क्या करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, लेते हैं। देन फिर उसे क्या करते हैं, या तो क्या करेंगे, रिलेशनशिप के थ्रू। किसके थ्रू? रिलेशनशिप के थ्रू। मतलब कि उनमें रिलेशनशिप क्या है, किसी भी इंफॉर्मेशन के बीच या कॉन्सेप्ट के बीच, या फिर किसके थ्रू, सीरियल के थ्रू उसे क्या करेंगे, स्टोर करेंगे उस इंफॉर्मेशन को। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम प्लानिंग करेंगे कि उसे कैसे यूज़ करना है उस इंफॉर्मेशन को। ठीक है, अब देखिए वेरिएशन इन इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है, इंटेलिजेंस स्कोर्स फॉलो ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मिंग ए बेल शेप कर्व वेयर द मोस्ट पीपल फॉल इन द एवरेज रेंज। मतलब ये एक डायग्राम दे रखा आपकी बुक में भी होगा, किस टाइप का है, ये इस टाइप का है, जिसमें क्या होता है एक बेल शेप का कर्व बनता है। ठीक है, और इसमें जो बीच वाला होता है ये कौन से होते हैं, मैक्सिमम एवरेज जिनकी आईक्यू रहती है, और ये वाले कौन से हैं, जिनकी लो आईक्यू रहती है, और ये वाले कौन से हैं, जिनकी हाई आईक्यू रहती है। तो एवरेज पीपल क्या है, ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है एक बेल शेप का कर्व बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, और जो ये आईक्यू रहती है एवरेज, वो कितनी रहती है, 90 to 100। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। दिस इन्वॉल्व्स सिग्निफिकेंट लिमिटेशन इन बोथ इंटेलेक्चुअल फंक्शन, आईक्यू बिलो 70। ये किसके द्वारा दिया गया था, मतलब यह किसके द्वारा दिया गया था, जैसे कि अमेरिकन AAMD ने बताया है इसके बारे में, किसके बारे में, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में, कि क्या क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं उनमें जिनकी क्या है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से जो ग्रसित हैं। ठीक है, तो क्या होगा, एक तो उनमें कैसे पता कर सकते हैं उनकी आईक्यू क्या रहेगी, 70 से कम रहेगी, अडेप्टिव बिहेवियर नहीं कर पाएंगे इन एवरीडे लाइफ में। ठीक है, और क्या रहेगी, प्रैक्टिकल स्किल्स भी क्या रहेगी उनकी, कम रहेगी। और क्या हो सकता है, और ये कब से कब देखने को मिल जाता है, बर्थ से 18 के एज में। ठीक है, ये देखने को मिल सकता है। अगला देखिए इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस, ये किससे रिलेटेड है,
जब किसी भी बच्चे की क्या हो, IQ एवरेज से ज़्यादा हो तो उन्हें क्या बोला जाता है, गिफ्टेडनेस बच्चे, ठीक है। जिनकी IQ क्या रहती है, हाई रहती है। अगर उनकी IQ हाई है तो वो क्या रहेगा, हाई क्रिएटिव रहेंगे वे, हाई कमिटेड रहेंगे, और क्या रहेंगे, वो प्रोसेस को क्या कर सकेंगे, रैपिडली सोल्व कर सकेंगे या ले सकेंगे, ठीक है। और उनकी जर्नलाइज्ड स्किल भी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। अब देखिए कल्चर एंड इंटेलिजेंस, इसमें क्या है, तो इसमें दे रखा है वेस्टर्न कल्चर के बारे में दे रखा है, जो किस चीज़ से रिलेटेड रहती है, स्पीड से, मतलब माइंड या ब्रेन किससे रिलेटेड रहेगा इसमें, या इंटेलिजेंस किस चीज़ से रिलेटेड रहेगा, सॉरी ब्रेन लिखा मैंने, इंटेलिजेंस किस चीज़ से रिलेटेड रहेगा इसमें, वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस किस चीज़ से रिलेटेड रहता है, स्पीड से रिलेटेड रहता है, मेंटल मैनिपुलेशन से रिलेटेड रहता है, या इंडिविजुअल अचीवमेंट से रिलेटेड रहता है। ऐसे ही इंटीग्रल इंटेलिजेंस किससे रिलेटेड है, इंडिया ने दी है ये, और उसमें इन्होंने एक वर्ड का यूज़ किया है, किसका, इंटेलिजेंस की जगह बुद्धि वर्ड का यूज़ किया है। वेस्टर्न फोकस किस पे करता है, कॉग्निटिव और टेक्नोलॉजिकल स्किल्स पर, और इंडियन किस पे करता है, इंटीग्रल इंटेलिजेंस पर। और इसका इंटीग्रल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, होल पर्सन के रूप में, ठीक है, होल पर्सन के उसमें यूज़ किया जाता है। अब देखिए इसमें कुछ वो दे रखी हैं, क्या क्राइटेरिया, या क्राइटेरिया नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या क्या होंगी जिनमें बुद्धि वाले में। तो कॉग्निटिव कैपेसिटी कैसी रहेगी, मतलब कॉग्निटिव कैपेसिटी का मतलब क्या है कि वो अंडरस्टैंड कर सके या डिस्क्रिमिनेशन कर सके, मतलब समझ सके और एक दूसरे या कॉन्सेप्ट में क्या निकाल सके, डिफरेंस निकाल सके। दूसरा किससे रिलेटेड रहेगी, सोशल कॉम्पिटेंसी से, मतलब कि उनका एल्डर्स के साथ कैसे बिहेव है, वो सोशलाइज्ड है या नहीं, वो समाज में कैसे बिहेव करते हैं। तीसरी कौन सी है, इमोशनल कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड है। इसमें क्या आता है, सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ मॉनिटरिंग, मतलब वो अपने इमोशन के साथ कैसे डील कर पा रहे हैं, ठीक है, इसमें आएगा इमोशनल कॉम्पिटेंस में। अगला है एंटरप्रेन्योर में क्या आता है, कमिटमेंट आता है या हार्डवर्क आता है, क्या आता है, हार्डवर्क आता है, ठीक है। अगला देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस है, इसमें क्या होता है, एबिलिटी टू मॉनिटर वंस ओवन एंड अदर्स इमोशंस, टू डिस्क्रिमिनेट अमंग देम एंड टू यूज दिस इंफॉर्मेशन टू गाइड थिंकिंग एंड एक्शन। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि हम क्या अपने इमोशंस को या दूसरों के इमोशंस को क्या कर सके, पता लगा सके, उनमें भेद कर सके कि उनका इमोशंस कैसा है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए कि एंग्री और फ्रस्ट्रेटेड में आप अगर डिफरेंस कर पा रहे हैं, अगर क्या कर पा रहे हैं, डिफरेंस कर पा रहे हैं, तो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस कैसा होगा, अच्छा होगा, ठीक है। और ये इमोशनल इंटेलिजेंस मैक्सिमम फीलिंग से रिलेटेड रहता है, ठीक है। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक किस चीज़ की, इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल की। तो इसमें क्या होगा, सेंसिटिव टू अदर देयर ओन एंड अदर्स फीलिंग, मतलब सेंसिटिव रहेंगे खुद की फीलिंग्स के साथ और दूसरों की फीलिंग्स के साथ। एबल टू रेगुलेट इमोशन एंड देयर एक्सप्रेशन, ईजिली अपने इमोशन को क्या कर सकेंगे, कंट्रोल कर सकेंगे या एक्सप्रेस करने में माहिर रहेंगे। अगला देखिए यूज़ इमोशन टू सोल्व प्रॉब्लम इफ़ेक्टिवली, क्या अपने इमोशन को ईजिली क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, किस चीज़ में, प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में। अब देखिए अगर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होगी तो हमारी क्या, किस चीज़ पे, IQ पर, मतलब या इंटेलिजेंस पर भी हम उसका क्या यूज़ नहीं कर पाएंगे, या उस पर क्या डलता है, प्रभाव डलता है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए कि अगर आप क्या कर रहे हैं, आपको स्ट्रेस ज़्यादा है, क्या है, स्ट्रेस ज़्यादा है, और अगर आप डील नहीं कर पा रहे हैं किस चीज़ से, अपने स्ट्रेस से, तो क्या होता है, आप क्या करेंगे, अगर आपने स्ट्रेस के साथ डील नहीं कर पा रहे हैं
तो अगर आपको एग्ज़ाम में आता भी होगा तो भी आप क्या करके आएंगे, उस पेपर को पूरा सोल्व नहीं कर पाएंगे। किस चीज़ की वजह से, स्ट्रेस की वजह से। तो आपका पेपर क्या जाएगा, अच्छा नहीं जाएगा और नंबर क्या आएंगे, कम आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको आते हुए भी क्या हो रहा है, आपके नंबर कम आ रहे हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का होना भी क्या होता है, ज़रूरी होता है। अगला देखिए, एप्टीट्यूड एंड क्रिएटिविटी। एप्टीट्यूड किससे रिलेटेड होता है, स्किल से रिलेटेड होता है। किस चीज़ से रिलेटेड होता है, स्किल से। ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसका मतलब पीछे आया था। क्रिएटिविटी किससे रिलेटेड होती है, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस आइडियाज़ और ऑब्जेक्ट्स दैट आर न्यू एंड अप्रोप्रिएट। किससे रिलेटेड, कि हम नए आइडिया क्या कर सकें, प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, और क्या है कि हम लिंक कर सकें अपने इंटेलिजेंस को। बट ए हाई IQ डज नॉट गारंटी हाई क्रिएटिविटी। तो इसका मतलब क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी इंटेलिजेंस क्या हो, अगर आपकी IQ क्या हो, हाई हो, तो आप क्या क्रिएटिव होंगे, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो क्रिएटिव होने के लिए थोड़ी बहुत भी मतलब हाई IQ होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आप इसका ये लगा सकते हैं कि हाई IQ वाले बच्चे क्या क्रिएटिव हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, और नॉर्मल इंटेलिजेंस वाले बच्चे भी क्रिएटिव हो सकते हैं। तो चैप्टर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।